जय हिंद। कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं होता, जरा एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। रोजगार विद चमन के इस ऑनलाइन प्लेटफार्म पे आप लोगों का स्वागत है। उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी और सहायिका भर्ती का ऐलान हो चुका है। आज हम जानेंगे कि आंगनबाड़ी और सहायिका बनने के क्या क्या मापदंड है, क्या क्या उसके चयन की प्रक्रिया है, इनकी नियुक्ति कैसे होती है, इसमें परीक्षाएं होती हैं कि नहीं होते हैं, इसमें कितनी शैक्षिक योग्यता चाहिए, इसमें क्या क्या मापदंड होते हैं, इनके कार्य क्या होते हैं, इनका मानदेय यानी वेतन इन लोगों को कितना मिलता है, उस बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। आइए बात करते हैं। जो महिलाएं इच्छुक हैं आंगनबाड़ी और सहायिका बनने के लिए, कृपया वह इस वीडियो को पूरा देखें और इस बारीकियों को आप लोग समझने की कोशिश करें। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जी द्वारा आंगनबाड़ी और सहायिका भर्ती का ऐलान कर दिया गया है। जो पद हैं वो 53,000 पदों पर संभवतः भर्ती की जा रही है। पद थोड़े से घट बढ़ सकते हैं, लेकिन एक जो अधियाचन जिला वाइज जो जा रहा है आयोग के पास, सरकार के पास, इसका कोई आयोग तो भर्ती कराता नहीं है। जो भी जिले के पास, जो जिलाधिकारी के पास जो भी गांव से अधियाचन जा रहे हैं कि किस गांव में पद खाली है, कहाँ का है, जो शासन को रिपोर्ट मिल रही है उसके अनुसार लगभग 53,000 पदों पे एक बड़ी भर्ती कराने की योजना चल रही है। अब बात करते हैं कि यह तो लॉलीपॉप हमको कब से दिया जा रहा है कि भर्ती आ जा रही है, कल आ रही है, अगले महीने से आवेदन है, लेकिन आज हम सही और सटीक जानेंगे कि आखिर यह भर्ती आ कब रही है। आपको मैं बता देना चाहता हूं कि इस भर्ती आने की तिथि क्या है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि केंद्र में चुनाव होने वाला है, प्रधानमंत्री का 2024 में चुनाव होने वाला है। तो उत्तर प्रदेश में भर्ती प्रक्रिया को आगे लाने के लिए अभी माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने एक मीटिंग बुलाई थी, जिसमें कहा गया था जितने भी रिक्त पद खाली हैं उनको 6 महीने के अंदर भर लिया जाए। तो जो भी आपको बता देना मैं चाहता हूं कि आवेदन की तिथि लगभग अक्टूबर लास्ट में या 15-20 नवंबर के आसपास जो उत्तर प्रदेश आंगनबाड़ी की सहायिका और उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी और सहायिका के जो पद हैं उसके लिए भर्ती अक्टूबर, इसी महीने के लास्ट तक, अक्टूबर लास्ट तक या 15 नवंबर, मिड नवंबर जाते जाते यह भर्ती आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। क्योंकि इस भर्ती में परीक्षा होनी नहीं है, बहुत ज़्यादा तामझाम है नहीं, एक फ्रेश तरीके से भर्ती बस करवानी है, तो ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। क्योंकि जिले वाइज भर्ती होती है, हम बात करेंगे तो ज़्यादा नहीं लगेगा कि एक जो 53,000 पद हैं एक ही आयोग को दे दिया गया है तो टाइम लगेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो भर्ती होगी वो जिले वाइज होंगी, तो जो आप लोगों का 1-1.5 महीने में ज्वाइनिंग भी हो जाएगा। तो आइए बात करते हैं कि इसमें क्या क्या मापदंड है, क्या क्या है। तो आवेदन लगभग 1-1.5 महीने में आपका फॉर्म आ जाएगा, इसी महीने के लास्ट तक या 15 नवंबर जाते जाते 53,000 पदों पे आंगनबाड़ी और सहायिका का फॉर्म आ जाएगा। बात करते हैं उम्र के बारे में, बात कर लेते हैं। इसमें आपका कम से कम, अच्छा सबसे बड़ी बात है क्या इसमें पुरुष भाग ले, पुरुष जो आंगनबाड़ी और सहायिका बनना चाहते हैं भर सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं। ये जो पद आरक्षित है केवल और केवल महिलाओं के लिए है, और महिलाओं में सबसे पहले किनको वरीयता दे जाएगी हम आगे बात करेंगे। लेकिन इसमें पुरुष, इस पद के लिए पुरुष बिल्कुल एलिजिबल, योग्य नहीं है, केवल महिलाएं ही इस फॉर्म को भर सकती हैं। उम्र की बात कर लेते हैं। उम्र सीमा की तो कम से कम आपकी उम्र 18 साल होनी चाहिए और अधिक से अधिक 35 साल होनी चाहिए। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, पिछड़ा वर्ग से आते हैं, तो आपको 3 साल की छूट दी जाएगी। अगर आप एससी और एसटी वर्ग से आते हैं तो आपको 5 साल की उम्र में छूट दी जाएगी। तो आपको 38 साल हो जाएगी ओबीसी के लिए और 35 और 5 40 साल एससी और एसटी के लिए हो जाएगी। सहायिका और आंगनबाड़ी के कार्य के बारे में जान लेते हैं। बहुत सी महिलाएं, बहुत सी युवतियां इच्छुक होंगी कि इसके कार्य आखिर क्या होते हैं। तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि जो प्राइवेट स्कूल आपने देखा होगा कि प्राइवेट में किंडरगार्टन चलता है, LKG UKG, तो जो सरकारी स्कूल है इसमें ऐसी व्यवस्थाएं नहीं है। जो कक्षाएं शुरू होती हैं प्राइमरी की, वो 1 से ही शुरू होती हैं, तो 1 से शुरू होती हैं, तो उसमें LKG UKG की कोई व्यवस्था नहीं है। तो सरकार ने उसी को लागू कर, उस प्रक्रिया को सोच रहे हैं कि जो प्राइवेट में चल रहा है उसको सरकारी रूप देने के लिए इन्होंने आंगनबाड़ी की भर्ती किया, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की भर्ती किए हैं, सरकार करना चाहती है। और आप लोग के गांव में यह प्रक्रिया चल भी रही है, पहले से आप लोग इस चीज़ को जानते होंगे। तो छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं जो अभी कक्षा 1 में जाने लायक नहीं हैं, उन बच्चों को, उन लोगों के थोड़ी मतलब पढ़ाने के लिए, उनको एक अच्छा परवरिश के लिए कैसे उठा जाए, कैसे बैठा जाए, कैसे खाया जाए, धीरे धीरे मतलब एक जो
एक जो बेस लेवल होता है उसको तैयार करने के लिए जो आंगनबाड़ियों की भर्ती की जाती है, और कक्षा 1 से पहले की जो कक्षाएं होती है LKG UKG, उसके लिए आंगनबाड़ी की भर्ती होती है। उस बच्चों को यह लोग पढ़ाती हैं या उन लोगों को मार्गदर्शन देती हैं। तो हर गांव में आपका एक आंगनबाड़ी केंद्र होगा, और आंगनबाड़ी आपका केंद्र होगा हर गांव में, और वहाँ पे जो कक्षाएं चलती हैं। और सरकार द्वारा बहुत इन बच्चों को सत्तू वगैरह दिया जाता है, पौष्टिक आहार दिया जाता है, तेल दिया जाता है, चना दिया जाता है, समय समय पे घी दी जाती है, घी दिया जाता है। और जो भी मतलब बच्चों के पौष्टिकता के लिए जो चीज़ ज़रूरत है वो आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के द्वारा उन बच्चों को दिया जाता है, सत्तू वगैरह। अब राशन भी इन बच्चों को मिलने लगा है, और आने वाले दिनों में और कुछ न कुछ दिन ब दिन बढ़ता रहेगा। इनके कार्य आप जान गए। सहायिका के कार्य क्या होते हैं? सहायिका की भर्ती की जाती है कि जो छोटे बच्चे हैं, स्कूल से अपने घर से स्कूल आ नहीं सकते, वो आने में डरते हैं, माता पिता उनको नहीं पहुंचा सकते, औरत घर से बाहर नहीं निकलती, या कोई भी कारण है, बीमार रहती है, तो जो बच्चे नहीं जा सकते हैं, डरते हैं, कुत्तों से डरते हैं, लोगों से डरते हैं, जो बच्चे अभी समाज में जाने से डर रहे हैं, तो ये सहायिका का कार्य होता है कि उन बच्चों घर से जाएंगी, उन बच्चों को लेकर बाकायदे गोद में उठाकर या किसी भी मतलब किसी भी साधन में बैठाकर उनको अपने केंद्र पे लाएंगी। आंगनबाड़ियों द्वारा उन बच्चों को पढ़ाया जाएगा, सिखाया जाएगा। फिर जब वो बच्चों की छुट्टी होगी तो वो सहायिका फिर उनको पहुंचाएंगी। और सहायिका का कार्य होता है कि अगर बच्चे बीमार पड़ जाते हैं और उसमें बाथरूम वगैरह जो भी मतलब कोई भी दिक्कत हो तो घर को सूचित करें, उनको ले जाएं, प्राइमरी उपचार करवाएं। सहायिका का ये उनका देखभाल करेंगी, पढ़ाएंगी। और सहायिका का कार्य होता है कि आंगनबाड़ियों तक बच्चों को पहुंचाना और उनको घर से लाना पहुंचाना। और सहायिका का एक कार्य होता है कि जो गांव में गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको टीकाकरण की सूचना देना, उनको टीकाकरण उपलब्ध करवाना, उनको घर घर जाकर टीका लगाना, और जो भी गर्भवती महिलाओं के लिए जो दवाइयाँ होती हैं उनको घर पहुँचाना, उपलब्ध कराना, ये सहायिका का कार्य होता है। आइए चलिए वेतन के बारे में बाद में बात करेंगे। योग्यता के बारे में बात करेंगे कि इसको कोई आंगनबाड़ी बनना चाहता है, सहायिका बनना चाहता है तो उसके योग्यता क्या क्या है। तो आपको इंटर पास होना चाहिए, 10+2 आप अगर पास किए हैं कहीं से भी किसी, हाँ आप ऐसा नहीं है कि इसमें साइंस है, आर्ट्स है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको बस 12वीं पास होने चाहिए। अगर आप 12 पास है तो आप इस फार्म को भर सकते हैं। आंगनबाड़ी के लिए अगर आप सहायिका बनना चाहते हैं तो आपके लिए 10 पास होना चाहिए। अगर आप 10th हैं तो इस फार्म को भर सकते हैं। हाँ, इसमें भी शर्तें हैं, ऐसा नहीं है कि जो 10th पास है उसका सिलेक्शन हो जाएगा। चूंकि आपको मैं बता देना चाहता हूं कि क्या इसमें परीक्षाएं होंगी। इसमें परीक्षाएं बिल्कुल नहीं होंगी, तो फिर चयन कैसे होगा, आइए बात करते हैं। आपको सबसे पहले 10+2 होना चाहिए, 12वीं पास होना चाहिए। उसमें सबसे पहले वरीयता दी जाएगी विधवा औरत को। गांव की वह औरत जो विधवा हो चुकी है, जिसके आदमी मर चुके हैं, पहले उस औरत को प्रेफरेंस दिया जाएगा कि अगर उसके पास योग्यता है तो पहले उसकी नियुक्ति की जाएगी। अगर गांव में कोई विधवा, बड़ी बारीकियों से समझिएगा, जो चीज़ मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ ना किसी वीडियो में मिलेगा ना किसी नोटिफिकेशन में मिलेगा। मैं कई जगह से सरकारी वेबसाइट से निचोड़ के और सरकारी गजट को पढ़ के मैं आपको एक एक चीज़ को बड़ी बारीकियों से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर आप गांव में विधवा औरत नहीं मिलती है, शैक्षिक योग्यता में फिट नहीं बैठती है, उसको काट देते हैं। अच्छा, विधवा में अगर वो BPL भी है, बिलो ऑफ पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा के नीचे है, उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। अगर वो भी लोग नहीं मिलती हैं तो फिर जो तलाकशुदा औरत होती है, गांव की वह लड़की जिसको मतलब शादी हुई है लेकिन छूट चुकी है, वो अपने घर पे रहती है, अपने माता पिता के घर रहती है, अगर तलाकशुदा है, उसके पास योग्यताएं हैं, वो बिलो ऑफ पॉवर्टी लाइन में है, गरीबी रेखा से नीचे है, तो उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। सपोज दैट वो गांव में वैसी भी औरत नहीं मिलती है तो BPL औरत को प्रेफरेंस दिया जाएगा जो गरीबी रेखा के नीचे है। पहले तो BPL प्लस विधवा चाहिए, मिल गई तो ठीक है, नहीं मिली है तो BPL प्लस तलाकशुदा चाहिए, नहीं मिली तब भी ठीक है। अगर नहीं मिली तो उसके बाद हमको BPL चाहिए, बिलो ऑफ पॉवर्टी लाइन की औरत चाहिए। अगर वो औरत भी नहीं मिली तो फिर जिसके पास शैक्षिक योग्यता है, 10+2 पास है, वो अपना मार्कशीट जो भी होगा जहाँ भी जमा करना होगा, यहाँ अभी गांव में जो पंचायत सचिव हैं उनके यहाँ जमा करना है, या ग्राम प्रधान के यहाँ जमा करना है, या प्रधानाचार्य के यहाँ जमा करता है, या ब्लॉक में जमा करना जहाँ भी होगा, जो नोटिफिकेशन आएगा कि फार्म भर के कहाँ जमा करना है, हम जब फार्म निकलेगा तो हम आके बताएंगे कहाँ जमा करना है। अभी इस चीज़ को समझिए, अभी ऐसा कोई गाइडलाइंस नहीं है कि आपको फार्म कहाँ जमा करना है।
और जो भी इस भर्ती के नाम पे आप लोगों से पैसा ले रहे हैं कि मैं आप लोगों का भर्ती करा दूंगा, अब बिल्कुल चक्कर में मत पड़िए। अब बस आपके पास योग्यताएं हैं तो आप हो जाएंगे, क्योंकि बड़े पारदर्शिता के साथ ये भर्ती की प्रक्रिया संपन्न होगी, मैं आपको बता देना चाहता हूं। हाँ, तो अगर आप बिलो पॉवर्टी लाइन की महिला है तो पहले उसको, फिर उसके बाद उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। अगर ऐसा भी कोई नहीं मिलता है, अच्छा हो सकता है कि बिलो पॉवर्टी लाइन की महिलाएं 4 लोग ज़्यादा, एक गांव में 4 लोग हैं, 10 लोग हैं और सबके पास शैक्षिक योग्यता है, कई लोग कंपटीशन बढ़ गया, तो फिर क्या होगा? मान लीजिए अगर 1 लोग हैं तो फिर तो उनका चयन निश्चित है। ऐसा भी तो हो सकता है भैया कि गांव में 1 लोग से ज़्यादा औरत मिल गई जिनके पास योग्यताएं हैं, वो बिलो पॉवर्टी लाइन हैं, गरीबी रेखा के नीचे वो आती हैं, तो फिर क्या होगा? विधवाएं 2 से ज़्यादा हो गई, 1 से ज़्यादा हो गई, तलाकशुदा, तो फिर क्या होगा? आपकी जो मार्कशीट है, आपकी जो शैक्षिक योग्यता है, आपके जो डॉक्यूमेंट्स है, वो जिला अधिकारी कार्यालय में जमा होंगे। उसके बाद एक मेरिट बनेगी, जिनका नंबर ज़्यादा होगा उनका चयन होगा। अच्छा, नंबर भी अगर बराबर हो गया तो फिर क्या होगा? अगर परसेंटेज 2 लड़कियों का 2 महिलाओं का बराबर हो गया तो फिर क्या होगा? जब बराबर हो गया तो फिर उसके बाद उम्र देखा जाएगा, अगर जिनकी उम्र ज़्यादा होगी फिर उनको वरीयता दी जाएगी। अच्छा, परीक्षाएं इसमें बिल्कुल नहीं होती हैं, आप समझ गए कैसे इनका चयन होगा। उसके बाद मेरिट बनती है, जो मेरिट में ज़्यादा नंबर आएगा, एक तरह से पहले तो इनको प्रेफरेंस दिया जाएगा, विधवा BPL, तलाकशुदा BPL, उसके बाद जिनका मेरिट ज़्यादा रहेगा, अगर 1 से ज़्यादा लोग मिलते हैं तो फिर उनका चयन होगा। फिर जिलाधिकारी के जाएगा, जिलाधिकारी महोदय, CDO महोदय द्वारा इस प्रक्रिया को, चूँकि यह चयन कोई आयोग नहीं कराएगा, यह जिले वाइज हर गाँव की जो भर्ती खाली है वो जिले में जाएगी, जिले में, और जिलाधिकारी महोदय द्वारा इस भर्ती को संपन्न कराया जाएगा, उन्हीं के देखरेख में एक पूरा भर्ती संपन्न कराई जाएगी। हाँ, तो अब बात कर लेते हैं आगे कि इसकी नियुक्ति कहाँ होगी। सबसे अच्छी बात है कि इसकी नियुक्ति आपके ग्राम में होगी। आपकी जो ग्राम सभा है, अब देखे होंगे आपके ग्राम सभा में एक आंगनबाड़ी केंद्र होगा, उसी में आपकी नियुक्ति होगी। उसी आंगनबाड़ी केंद्र में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बैठती है और सहायिका बैठती है। आप लोग उसके कार्य तो बता दिए आप लोगों को। अब जान लेते हैं वेतन के बारे में। तो अगर आपका चयन होता है आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के रूप में, सहायिका के रूप में, तो आप लोगों को 7500 रुपये मानदेय दिया जाएगा। हर महीने 7500 रुपये दिया जाएगा। अगर आप सहायिका, आंगनबाड़ी के लिए है 7500, अगर आप सहायिका बनते हैं तो आपको 3750 यानी 3750 रुपया दिया जाएगा। अब लोग पूछेंगे क्या ये हर महीने मिलता है? बिल्कुल हर महीने मिलता है। कभी कभार लेट हो जाता है, 1 महीने नहीं मिल पाता है, 2 महीने नहीं मिल पाता है, तो ऐसा नहीं है कि लेट होगा तो आपका पैसा खत्म हो जाएगा, नहीं मिलेगा। 2 महीने 3 महीने का जोड़ का एक ही बार मिल जाता है। और बच्चों के लिए यहाँ से उसके आप लोग कार्य जान गए। वेतन आंगनबाड़ी का 7500 रुपये, 7500, और सहायक कार्यकर्ती का वेतन 3750 रुपये, 3750 रुपये सहायिका का वेतन है। हम उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि जो आंगनबाड़ी और सहायिका के पद पे भर्ती आने वाली है उसके बारे में, उसके मापदंड, चयन प्रक्रिया के बारे में आप लोग बड़े विधिवत तरीके से समझ गए होंगे। और आप लोग से निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब रख के रखिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तब तक के लिए आप लोग हमें इजाज़त दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।